देश की सभी महिलाओं को ही डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई महिला एक उपलब्धि करती है तो उसकी इंडिविजुअल उपलब्धि के साथ साथ वो एक देश का गौरव भी होती है, बाकी महिलाओं के लिए भी रास्ते खोलती है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है। हम लास्ट क्लाइंब कर रहे थे, जो चोटी की तरफ की हमारी आखिरी रात की चढ़ाई थी, उसमें मेरे पैर में ठंडा लगना शुरू हो गया था, क्योंकि -30 से लेकर -40 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। तो एक बहुत ही दुविधाजनक स्थिति थी। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाएंगे नहीं, स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो कोई भी ग्रेट चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी उत्तर प्रदेश सरकार की G20 ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला है। एशिया की सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दामावन पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला है। भारत, नेपाल, भूटान, रूस, अफ्रीका, ईरान आदि देशों में 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान कर देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं। उनकी पुस्तक बियॉन्ड दैट वॉल 2021 में दिल्ली से प्रकाशित हुई, जिसके लिए इन्हें साहित्य श्री अवार्ड तथा यंग राइटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, फिक्की द्वारा ग्लोबल वुमेन अवार्ड, दिल्ली रत्न अवार्ड सहित 19 पुरस्कारों से भी सम्मानित है। मेरे साथ में है वायुसेना की पूर्व अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी, जो कि माउंट एवरेस्ट में भारतीय तिरंगा फहरा चुकी हैं 2012 में। बहुत बड़ी उपलब्धि, क्या कहना है इसकी? धन्यवाद। ये उपलब्धि मैं अपने देश की सभी महिलाओं को ही डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई महिला एक उपलब्धि करती है तो उसकी इंडिविजुअल उपलब्धि के साथ साथ वो एक देश का गौरव भी होती है, बाकी महिलाओं के लिए भी रास्ते खोलती है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है। तो हमें मौका मिला एवरेस्ट पर तिरंगा ले जाने का और उत्तर प्रदेश से पहली महिला होने का कि माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लेकर खड़े हो सके। इसके लिए बहुत ही गर्व का विषय था। उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारी इसमें सहायता की, हमारा प्रोत्साहन किया, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि माउंट एवरेस्ट में जब आप गई होंगी, काफ़ी बर्फीले तूफान भी रास्ते में आए होंगे और तमाम विपत्तियाँ आई होंगी, कैसे फेस किया आपने? सर्वप्रथम किसी भी विपत्ति को फेस करने के लिए इंसान का एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी जो मानसिक क्षमता है वो उसकी फिजिकल क्षमता को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो मैंने इसके लिए तैयारी इसी प्रकार से की थी कि 3 साल लगे थे मुझे इसकी तैयारी करने के लिए, और मैं रोज़ माउंट एवरेस्ट चढ़ती थी अपने दिमाग में। उसके लिए फिजिकल प्रिपरेशन, 20 किलोमीटर दौड़ना ऑल्टरनेट डेज पर, अपने पैरों में 3-3 किलो के वजन लगातार 24 घंटे लगाए रखना, और साथ ही मानसिक रूप से विजुअलाइज करना कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और जब इस तरह की विपत्तियां आएंगी तो गिव अप नहीं करना है, उनको प्रैग्मेटिक रूप से सोचते हुए उनका सल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के दौरान ऐसा कोई अनुभव जिसमें लगा हो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल। जब हम लास्ट क्लाइंब कर रहे थे, जो चोटी की तरफ की हमारी आखिरी रात की चढ़ाई थी, उसमें मेरे पैर में ठंडा लगना शुरू हो गया था, क्योंकि -30 से लेकर -40 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। तो एक बहुत ही दुविधाजनक स्थिति थी कि या तो हम ऊपर चढ़ें और ये रिस्क लें कि हमारा एम्पुटेशन हो सकता है पैर का, या फिर हम वापस आ जाएं और अपने फिजिकल सस्टेनेंस को बनाए रखें। तो ऐसे में मेरा कहना यह है कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल होकर इंसान को सोचने की बात है। जब तक आप अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाएंगे नहीं, स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो कोई भी ग्रेट चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैंने उन परिस्थितियों का विवेचन करते हुए ये निर्णय लिया कि मैं आगे चढ़ती रहूँगी, और उस दर्द के साथ मैं आगे चढ़ती रही। हालांकि वो बहुत मुश्किल रात मेरे लिए रही, इतनी मुश्किल कि उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मेरे लिए आज इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है। लेकिन फिर भी जब पूरी रात क्लाइंब करने के बाद सुबह 7:25 पर तिरंगा झंडा लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होने का गौरव प्राप्त किया,
तो वो सारी दुविधाएं, वो सारी मुश्किलें एक क्षण में जैसे दूर जैसी हो गई। तो मेरा कहना यही रहेगा कि जब भी आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं तो हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए कि आपके सामने विपत्ति आएंगी, कोई भी रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आपको हिम्मत ना हारते हुए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उन सिचुएशंस का करना चाहिए और अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं और जब हम विपत्तियों के सामने होते हैं तब एक्चुअल में हमारा सब्सटेंस जो है वो निकल कर बाहर आता है। अभी तक चोटियां आपने जो अभी तक क्लाइम की, कितनी चोटियां हैं? हमारे अभी तक 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान देश विदेश में हो चुके हैं, जिसमें भारत, ईरान, भूटान, नेपाल, रूस और अफ्रीका शामिल हैं। तो ये मेरा पैशन है। जब मैं पहाड़ों पर जाती हूँ तो मुझे इस बात का आभास होता है कि इंसान के भीतर कितनी क्षमता है, आप अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये एक ऐसा क्षण होता है पूरी मानवता के लिए, पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, आप जिस समाज और संस्कृति से बिलोंग करते हैं उसके लिए एक गर्व का क्षण होता है। तो इसीलिए मैं बार बार पहाड़ों पर जाती हूँ। अभी तक टोटल 24 हो चुके हैं। अगर हम बात करें ज्वालामुखी, आपने ज्वालामुखी पर भी झंडा फहराया भारत का, तो ईरान में आपने फहराया था, तो किस तरह का अनुभव और किस तरह वहाँ गई थी आप? ईरान में एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट दामावंद, जो कि हमने 2015 में सफलतापूर्वक उस पर क्लाइम की। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि प्रथम भारतीय महिला एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी पर चढ़ने वाली मैं बन सकी। फिर से एक बहुत गर्व का विषय हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी। वो भी अपने आप में एक अनूठा ही अनुभव था, क्योंकि ज्वालामुखी पर चढ़ना बाकी पर्वतों पर चढ़ने से कुछ भिन्न है। वहाँ की टेरेन डिफरेंट है, वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, और साथ ही जब आप चोटी की तरफ पहुँच रहे होते हैं तो वहाँ से सल्फर निकलती है नीचे से, धरती में से। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ना कि सल्फर। और जब सल्फर आपकी सांस में घुल रही होगी तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी आपको, न सिर्फ जिंदा रहने में बल्कि आपको पहाड़ चढ़ना है। तो ये चैलेंज वहाँ उस पहाड़ पर था, ज्वालामुखी पर। तुलका जी, ज्वालामुखी और माउंट एवरेस्ट में आपने जिस तरह उपलब्धियां हासिल की, ये देश के लिए गौरव की बात है। ऐसे में अगर हम बात करें, आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उत्तर प्रदेश की, और साथ में उच्च शिक्षा जो विभाग है उसकी भी, और साथ में G20 की भी। ये ब्रांड एम्बेसडर बन के आप क्या क्या सेवाएं दे रही हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने G20 की भारत की अध्यक्षता के ऐतिहासिक मौके पर जन भागीदारी का नारा दिया और हर व्यक्ति को उसका एक साझेदार बनाया। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के और हमारे उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी, जिन्होंने कि हमें इस योग्य समझा कि इस ऐतिहासिक क्षण में जब हमारा देश G20 जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, हमें उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके तहत हमें दायित्व सौंपा गया कि हम हमारे प्रदेश के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में जाकर अपने टॉक्स दें। G20 की भारत की अध्यक्षता की सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें हमारे कोर विज़न क्या है, उसमें हमारे युवाओं का और हमारी महिलाओं का रोल क्या है, हमारी संस्कृति को हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं G20 के, उसके विषय में युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, समाज के हर वर्ग के बीच में एक अवेयरनेस फैलाई जाए। तो अभी तक हमारे 40 से अधिक कीनोट एड्रेसेस हो चुके हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में और विभिन्न महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के। देश के भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हो चुके हैं टॉक्स G20 पर। और मुझे लगता है कि आज शायद देश का कोई ही ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि G20 के विषय में जानकारी ना हो। तो हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण क्षण है। भारत ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं अपनी इस एक साल की, लगभग एक साल होने जा रहा है, और जो हमारी फाइनल समिट है वो सितंबर में है। इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाले एनवायरनमेंट में भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए वॉरिंग ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि महिलाओं की विकास की प्रक्रिया में नेतृत्व की बात है, और जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, ग्रीन डेवलपमेंट की बात है, और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को दुनिया के डेवलपमेंट में, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर में कैसे यूज़ किया जाए,
इन सब विषयों पर कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया जाए, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भारत ने उठाए। साथ ही जो भारत ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से दोहराया विश्व के समक्ष, वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी सभ्यता का मूल मंत्र है, हम इसे जीते आए हैं सदियों से, और विश्व पटल पर हमने ये बात रखी कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, भारत इस दुनिया के हर कण के लिए जीता है, चाहे वो जीवित या अजीवित, क्योंकि सब कुछ मिलकर इकोसिस्टम बनाता है। तो भारत जब भी सोचता है, पूरी मानवता की बात सोचता है। आज जब हमने स्पेस मिशन भी किया है, तब भी उससे होने वाले फायदे, उससे आने वाली जो ये चित्र हैं, वो दुनिया भर को एक फैसिलिटेशन करेंगे कि उस पर और ज़्यादा रिसर्च कैसे की जा सके। तो हमें ये दायित्व रहा है उत्तर प्रदेश की G20 ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कि इन सब विषयों को हम जनमानस के बीच ले जाएं, जिसमें हमें लगता है कि हमने बखूबी कोशिश की है और 40 से अधिक टॉक्स के द्वारा ये अवेयरनेस हमारे जनमानस के बीच में पहुंचाई है। दुर्गा जी, आपने काफ़ी रोमांचकारी अभियान किए। अब इसके साथ साथ आप एक डिग्री कॉलेज में बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं और वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो ये रोमांचकारी जीवन और साथ में अब शिक्षा का जीवन कैसे तालमेल बैठा रही हैं इसमें? हमारे लिए हर कार्य रोमांचकारी ही होता है, क्योंकि आप जो भी कार्य करें, फर्क उससे पड़ता है कि आप किस प्रकार के इंसान हैं और आप वो कार्य कैसे करते हैं। क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और इससे पहले जब मैं सेना में थी 10 साल तक, 2005 से 2015, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग था। तो दैट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग। एंड इन माई लास्ट टेन्योर, जो हमारा लास्ट पोस्टिंग रही थी भारतीय वायुसेना में रहते हुए, वो भारतीय वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में बतौर सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी रही थी। तो वहाँ पर भी जो युवा लोग हैं, सिलेक्ट होकर आते हैं अधिकारी बनने के लिए, उनको हमने ट्रेन किया, सैन्य प्रशिक्षण दिया। तो बच्चों से हमारा इंटरेक्शन, उनकी ट्रेनिंग हमेशा से रही है। और इसीलिए जब मैं रिटायर हुई 2015 में, तो मैंने एकेडमिक्स का क्षेत्र चुना, ताकि फिर से युवाओं के बीच रहकर न सिर्फ मैं उनको प्रशिक्षण दे सकूं, इस बार शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण है, बल्कि उनमें एक ऐसी भावना जागृत कर सकूं जिससे देशभक्ति का भाव उनमें आए, जिससे कि उनमें एक युवा होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते क्या दायित्व है उनका समाज के प्रति, देश के प्रति और मानवता के प्रति, ये भावना भी उनमें आ सके। तो एक इंस्ट्रक्टर हो या फिर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, बात यह है कि आप किस तरह से अपने अंडर जो लोग हैं या आपके मार्गदर्शन के भीतर जो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, कैसे आप उन्हें मोटिवेट करते हैं, कैसे आप उनके अंदर जो टैलेंट छिपा पड़ा है, पोटेंशियल जो भरा पड़ा है हमारे देश में, किस तरह आप उस पोटेंशियल को चैनलाइज करते हैं ताकि वो एक एसेट बन जाए। दुर्गा जी, अब कोई और रोमांचकारी अभियान जिसमें आप जाना चाहती हैं या करना चाहती हैं, कुछ ऐसा है आपके जीवन में अब? जी बिल्कुल, हमारे जीवन में एक ना एक लक्ष्य हमेशा बना रहता है। तो हमारा जो नया लक्ष्य है वो इस दिसंबर 2023 में दुनिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी पर अपना तिरंगा झंडा लेकर जाना है। ये ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पर। तो हमारा ये अभियान की पूरी तैयारी जारी है। 2023 दिसंबर यानी कि अगले 26 जनवरी से पूर्व ये आशा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं कि हमारे देशवासी ये देख सकेंगे कि हमारे देश की प्रथम महिला दुनिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी पर पहुंच गई हैं। और इसमें हम सहयोग भी चाहेंगे अपने पूरे देशवासियों का, उनकी शुभकामनाएं भी चाहेंगे। तो एक देश के लिए फिर से कोई काम कर सकें, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जो आपका नया अभियान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वहाँ पर आप सफल हों, और हमारे साथ बात करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन समर के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।